स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं मदन धाकड़। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने बात करी थी हार्ट की बात करी थी, कुछ बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करी थी और आज उसी को हम बढ़ाएंगे आगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हमें कुछ अलग टाइप का इट मीन्स जैसे एग्जाम में ट्रेडिशनल मनुष्य के बारे में तो पूछा जाता है, परंतु कुछ डिफरेंट भी पूछा जाता है। आज पर डे आप देखते हो दिन पर दिन जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा एडवांस हमें भी पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम उसी तरीके से आज से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ भी रहे हैं हम, शुरू से ऐसा ही पढ़ रहे हैं। अन्य जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र, हम ऐसा हेडिंग डाल देंगे विभिन्न जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या ऊपर दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा है। विभिन्न जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र, विभिन्न जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप हेडिंग बना लेना। चलिए देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा। मत्स्य वर्ग, इसे लिख सकते हैं मछली वर्ग, और इसे लिखा जाता है पिसीज वर्ग। पहले मैं मछली वर्ग की बात कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, मछली वर्ग की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों मछलियों में, मत्स्य वर्ग में एक हरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक हरा रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। या एक हरा रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब यह होता है मेरे भाइयों कि एक चक्कर रुधिर को लगाने के लिए वह रुधिर हृदय में केवल एक ही बार आएगा। वो होता है एक हरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मनुष्य को समझिए। सबसे पहले विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में जाता है, और हृदय से फेफड़ों के पास जाता है, और फेफड़ों से पुनः हृदय में जाता है, और हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब एक चक्र लगाने के लिए हमारे शरीर में, हमारे हृदय में रक्त 2 बार गया, परंतु यहाँ पर मछली वर्ग में केवल एक चक्र में रुधिर हृदय में एक ही बार जाता है। इस वजह से इनको कहा जाता है एक हरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें तो मछलियों में क्या होता है? यहाँ पर मछलियों में एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। मतलब ये क्या होते हैं? चेंबर होते हैं। जैसे मनुष्य में 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, 2 ऊपर हिस्से होते हैं और 2 नीचे होते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर 2 कक्ष होते हैं, दो रूम हैं, एक आलिंद का एक निलय का। मछलियों में केवल 2 ही होते हैं, तो एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। ठीक है, मछलियों के हृदय को एक विशेष नाम दिया गया है, और वो है वीनस हृदय। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वीनस हृदय किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलेंगे कि मछलियों के हृदय को क्या नाम दिया गया है? वीनस हृदय नाम दिया गया है। ठीक है, अपवाद तो होता ही है। ठीक है दोस्तों, अब अपवाद क्या है? एक मछली है डिप्नोई मछली का नाम क्या है? डिप्नोई मछली। अभी ये अपवाद कैसे है? आपको पता है कि मछलियों में, आपको पता है भली भांति कि मछलियों में एक आलिंद होता है और एक निलय होता है, परंतु डिप्लोई मछली में क्या होता है? डिप्लोई मछली में 3 कोष्ठ हृदय होता है। 3 कोष्ठ हृदय होता है, मतलब 2 आलिंद और एक निलय होता है। क्या होता है?
तीन कक्षीय हृदय होता है, तीन कोष्ठ को कक्ष भी बोल सकते हैं, कक्ष, तीन कक्ष वाला हृदय होता है। बाकी सभी मछलियों में दो कक्ष होते हैं, परंतु डिप्लोय मछली में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। इस वजह से ये अपवाद है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विभिन्न जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमने पहला वर्ग लिया, मछली वर्ग। यहाँ पर इकहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। इनके हृदय में एक आलिंद और एक निलय, यानी टोटल कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। और इनके हृदय को एक विशेष नाम दिया गया है, उसका नाम है वीनस हृदय। और अपवाद स्वरूप एक मछली है, डिप्लोय मछली। इनके हृदय में 2 कोष्ठ न होते हुए कितने होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा हमारा वर्ग आ जाता है उभयचर वर्ग। तो यहां पर उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग को हम साथ में पढ़ते हैं। उभयचर वर्ग और एक साथ में है सरीसृप वर्ग। अब ये क्या है? तो दोस्तों जब मैं जंतुओं का क्लासिफिकेशन करवाऊंगा तो ये क्लास भी बताऊंगा, ठीक है, वो तब की बात है, परंतु मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूं। इसको कहा जाता है एम्फीबियन ग्रुप या एम्फीबियन वर्ग, क्लास ऐसा बोल सकते हो या ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? रेप्टाइल्स, ठीक है। यहां पर होता है रेप्टाइल्स वर्ग और एम्फीबियन वर्ग, क्लास बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, या ग्रुप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप ग्रुप बोल दो। अब इसका मतलब समझिए। उभयचर वर्ग के अंतर्गत उन जंतुओं को रखा गया है जो स्थल पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। उन सभी वर्गों को कहाँ रखा गया है? उभयचर वर्ग में रखा गया है। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेंढक देख लो आप। और सरीसृप वर्ग में उनको रखा गया है जो अपने शरीर को जमीन की सतह पर रगड़ रगड़ कर घिस कर चलते हैं, वो उन्हीं को बोला जाता है सरीसृप वर्ग, ठीक है दोस्तों। चलिए, इन दोनों में खास बात क्या है? इनको साथ में मैंने क्यों लिखा है? ताकि हम कंपैरेटिवली पढ़ पाए। तो इनमें पाया जाता है अपूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र। इनमें क्या पाया जाता है? अपूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें पाया जाता है इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। इनके हृदय में एक चक्कर में रुधिर 1.5 बार ही जाता है, 2 बार नहीं जाता है, 1.5 बार ही जाता है। क्यों? क्योंकि इनके हृदय में एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर 3 कोष्ठ होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। और 3 कक्ष कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान से देखना, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। क्या होता है? 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग। उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? अपूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब अपवाद, यहाँ पर फिर अपवाद है। अपवाद क्या है? कि जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ के शरीर में 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। ये अपवाद है। आता तो सरीसृप में ही है, परंतु इनके हृदय में 3 कोष्ठ न होते हुए कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। इस वजह से ये अपवाद स्वरूप है, ठीक है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, अगला जो ग्रुप आ जाता है उसमें पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग को रखा गया है। अगला जो वर्ग है वो है हमारा
मत्स्य पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग, और पक्षी वर्ग को ही कहा जाता है एविज, एविज वर्ग। और दूसरा आ जाता है स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग यानी मैमल्स, इसे इन्हें कहा जाता है मैमल्स। क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है। थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। देखिए, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों में कॉमन बात यह है कि इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ की वजह से इनके हृदय में जो ब्लड सर्कुलेटरी पाया जाता है वो होता है डबल। ठीक है, तो यहाँ पाया जाता है डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों में क्या पाया जाता है? डबल, या ऐसा बोल सकते हैं पूर्ण दोहरा। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, पूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। यानी इनके शरीर में एक चक्र रुधिर को लगाने के लिए हृदय के अंदर 2 बार जाना पड़ता है। 2 बार हृदय में रक्त जाता है, तब जाके हृदय का एक चक्र पूरा होता है। इसका कारण क्या है कि इनके शरीर में 2 आलिंद प्लस 2 निलय पाए जाते हैं। इनके शरीर में क्या पाए जाते हैं? 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। इस वजह से इनमें कौन सा हृदय पाया जाता है? पूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं? अर्थात इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 4 कक्षीय, 2 कक्षीय, 2 कक्षीय, तो कितने कक्षीय हृदय हो गया? 4 कक्षीय हृदय, या 4 कक्षीय या 4 चेंबर हृदय है ना। 4 कक्षीय हृदय या 4 चेंबर वाला हृदय पाया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर हम बात करेंगे मनुष्य के हृदय के ऊपर। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनके शरीर में एक से अधिक रक्त पाए जाते हैं, एक से अधिक हृदय पाए जाते हैं। एक से अधिक हृदय वाले कुछ जंतु, एक से अधिक हृदय वाले जंतु, एक से अधिक हृदय वाले जंतु। तो यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ। वो पहला है आपका ऑक्टोपस, यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ। पहला कौन सा हो जाएगा आपका? ऑक्टोपस, और जिससे लिखा जाता है बेताल मछली। हालांकि ये मछली नहीं है, ठीक है, ये मोलस्क का संकर जंतु है, परंतु इसे बेताल मछली के नाम से जाना जाता है, ऑक्टोपस। और दूसरा होता है आपका केचुआ, या केचुआ अर्थवर्म। केचुए को क्या बोलते हैं हम? अर्थवर्म, किसानों का मित्र। आप भली भांति जानते हैं, अर्थवर्म किसानों का मित्र। तो ये 2 ऐसे जंतु हैं जिनमें एक से अधिक रक्त पाया जाता है। ये एसएससी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ऑक्टोपस, बेताल मछली। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा गया था, नोट डाल के एक और बात लिख लेना। कोकरोच के हृदय में 13 चेंबर पाए जाते हैं, 13 कक्ष या चेंबर होते हैं। मतलब कॉकरोच के शरीर में हृदय तो एक होता है, पर उस हृदय में चेंबर कितने होते हैं? जिस तरह से मनुष्य में 4 होते हैं, तो कॉकरोच में, क्योंकि यह बहुत कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये एक ही नमूना ऐसा है। ठीक है, तो ये कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। इस वजह से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों IMP लगाइए, IMP, और लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए, अब मनुष्य के हृदय में है ना, मनुष्य के हृदय से ब्लड शरीर में जाता है और शरीर से ब्लड कहाँ आता है, हृदय में आता है। ये आप भली भांति जानते हैं। पर हृदय को रुधिर को लाने के लिए और रुधिर को ले जाने के लिए मनुष्य के शरीर में कुछ नलियाँ पाई जाती है जिसे आप रुधिर नलियाँ कहते हैं। उनमें दो नाम होते हैं, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। तो ये नलियाँ कौन सी हैं, कौन सी चौड़ी होती है, कौन सी सक्रिय होती है, कौन सा काम क्या करती है, तो उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले एक तरफ आप डालेंगे धमनी, धमनियाँ जिन्हें लिखा जाता है आर्टरी, आर्टरी। और दूसरा होता है शिरा जिन्हें लिखा जाता है वेन, वेन, VEIN। क्या लिखा जाता है, वेन लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, धमनियाँ, धमनियाँ वे नलियाँ होती है या वे रक्त की नलियाँ होती है जो हृदय से ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, हृदय से पूरा लिख नहीं पाएंगे, पूरा कैसे लिखेंगे, हृदय से, हृदय से अंग, हृदय से अंग, केवल इतनी बात लिखेंगे। हृदय से अंग तक ब्लड को लेके जाने वाली नलियों को क्या बोलते हैं, धमनियाँ। हृदय से अंग तक लेके जाने वाली रक्त की नलियों को क्या बोलते हैं, धमनियाँ। और अंग से हृदय तक रक्त को लेके आने वाली नलियों को क्या बोलते हैं, शिरा। ठीक है, चलिए इसको याद कैसे करवा देते हैं, हम याद करवा देते हैं। भैया हृदय यहाँ है और ब्लड को जाना है नीचे, तो हृदय यहाँ है, ब्लड को जाना नीचे, तो हृदय क्या गिरेगा, धम से नीचे गिरेगा, धम से नीचे गिरेगा, मतलब धमनियों के माध्यम से नीचे जाएगा। अब रक्त जो हार्ट से अंग तक जा रहा है उसको नाम दिया आपने धमनियाँ, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, शिरा। क्या आपको बात समझ में आई मेरी? चलिए, याद भी हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और शिराओं में बात करें तो कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है मेरे भाइयों, इम्प्योर ब्लड बहता है। और उसमें कैसा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात आ जाती है, अपवाद निकल कर, अपवाद निकल कर जाती है। ठीक है, क्या निकल के आ जाती है, अपवाद। ठीक है, चलिए अब पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, या इंग्लिश में लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा क्योंकि नाम ही इंग्लिश में है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे जैसे हम हार्ट की स्ट्रक्चर को समझेंगे तब ये वाली पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। हमने बोला कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, परंतु एक शब्द लग गया पल्मोनरी धमनी, धमनी में शुद्ध, परंतु उसके आगे एक शब्द लग गया पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। उस हिसाब से फिर पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त बहना चाहिए, शुद्ध। तो लिख लीजिए आप कि पल्मोनरी शिरा में, यहाँ पर भी अपवाद हो जाएगा, अपवाद। पल्मोनरी शिरा में, पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड बहता है या शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता। पल्मोनरी वेन में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात करें, तीसरी है कि ये सक्रिय होती है, सक्रिय, सक्रिय मतलब होता है नेरो। कैसी होती है, नेरो, ये सक्रिय होती है। अब सक्रिय होगी तो दाब क्या होगा, दाब ज़्यादा होगा। अब ये क्या होती है, चौड़ी होती है, एकदम चौड़ी होती है, ब्राइट होती है ना। तो जिसकी वजह से, चौड़ी होने की वजह से दाब क्या होता है, कम होता है। समझो इस बात को। जो धमनियाँ होती है वो सक्रिय होती है, और सक्रिय हो जाने की वजह से इनमें ब्लड क्या बहेगा, तेजी से बहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो धमनियों में रुधिर दाब ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये सक्रिय है। और शिराओं में, शिराएं चौड़ी होने की वजह से वहाँ पर रक्त आराम से बहेगा, और आराम से बहने की वजह से यहाँ पर दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब अगर देखें तो
धमनियाँ जो होती ना वो शरीर की गहराई में होती है, तो हम बोल सकते हैं कि शरीर की गहराई में होती है, शरीर के गहराई में होती है, गहराई में होती है ना। और ये बोल सकते हैं शरीर के उथले स्थान पर होती है या ऊपर ही होती है, ठीक है। तो जस्ट त्वचा या त्वचा के नीचे रहती है, या आप बोल सकते हो गहराई में नहीं रहती है, गहराई में नहीं रहती है, गहराई में नहीं रहती है। तो एक पॉइंट हमारा और बच जाता है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको करते हैं आगे। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ लिखा है लास्ट में, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो त्वचा के नीचे रहती है, या बोल सकते हैं गहराई में ये बिल्कुल नहीं रहती, ये जस्ट ऊपर ही रहती है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। चलिए एक और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट पॉइंट बच गया था, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए धमनियाँ में की बात करें तो सबसे बड़ी जो धमनी है उसे नाम दिया गया एओर्टा या पृष्ठ महाधमनी, ठीक है। और शिरा में बात करें तो सबसे बड़ी जो शिरा है वह है पश्चिम महाशिरा, ठीक है दोस्तों। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का लेक्चर, आज की क्लास कैसी लगी? आप सभी लोगों को आशा करता हूँ सारी चीज़ समझ में आई होगी और पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी आप बेल आइकन को प्रेस कर लिए। बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो आपके सामने ला करके, और दोस्तों इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।